नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में हजारों लोग सड़कों पर हैं और मनीषा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 19 साल की मनीषा का डेड बॉडी सिंघानी गांव के नहर के पास एक खेत में खौफनाक स्थिति में मिला। मनीषा की दोनों किडनियां और बच्चेदानी गायब थीं और गले के ऊपर करीब 30 सेंटीमीटर गहरा घाव का निशान था। ऐसा लग रहा था कि मनीषा के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था और मनीषा की दोनों आंखों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर एसिड डालकर जलाया गया था। मनीषा के साथ ऐसा जिसने भी किया, वो सिर्फ मनीषा को मारना भी चाहता था, बल्कि वो पूरे समाज में दहशत फैलाना चाहता था। हाल ही में मनीषा ने 12वीं पास की थी और 12वीं के बाद नर्सिंग की पढ़ाई कर नर्स बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा के परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे मनीषा का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करवा सकें। मनीषा अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद पैसा कमाने की सोचती है, इसीलिए मनीषा ने कुछ महीने पहले ही सिंघानी के एक प्राइवेट प्ले स्कूल में एज अ टीचर की नौकरी शुरू की थी। मनीषा प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे वो हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा हर दिन की तरह आज भी सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल पहुंची। स्कूल में छुट्टी के बाद मनीषा करीब 2 बजे प्ले स्कूल से बाहर आई। इसी दौरान मनीषा ने अपने पिता संजय को फोन करके बताया कि आज वो थोड़ा लेट घर आएगी, क्योंकि वो सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी करने जा रही है। काफी शाम हो गई, लेकिन मनीषा अब तक घर नहीं लौटी थी। शाम के 6:26 पर मनीषा के पिता संजय के मोबाइल पर मनीषा के नंबर से कॉल आया। जब तक संजय कॉल रिसीव करते तब तक कॉल कट गया। संजय ने 6:26 पर ही मनीषा को रिटर्न कॉल किया, लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब संजय का मन भारी होने लगा और उसे अनहोनी का डर सताने लगा। संजय तुरंत ही उस नर्सिंग कॉलेज में पहुंचा जिस कॉलेज में मनीषा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड जानकारी लेने गई थी। संजय जब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज पहुंचा, तब वहां पर संजय को कॉलेज के 3 कर्मचारी दिखे। तीनों लोग शराब के नशे में डूबे हुए थे। संजय ने जब कॉलेज के कर्मचारियों से पूछा क्या उसकी बेटी यहां आई थी, तो उनका जवाब था नहीं। संजय ने उसी समय 100 नंबर पर कॉल किया और कुछ देर बाद वहां पीसीआर वैन पहुंची। संजय ने सारी बातें पुलिस को बताईं। पुलिस ने जब कॉलेज के तीनों कर्मचारियों से पूछा क्या मनीषा यहां आई थी, तो उनका जवाब था नहीं। पुलिस ने जब कॉलेज के कर्मचारियों से कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाने को कहा, तो वे बोले जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रखी जाती है उस कमरे में ताला लगा हुआ है। अगर उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है तो वे अगले दिन आए। पुलिस ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज के कर्मचारियों की ये बात सुनी और वहां से बाहर आकर संजय को सलाह दी कि वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लोहारू थाना में दर्ज करवाए। संजय अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन जब संजय ने मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट लोहारू पुलिस को लिखने को कहा, तो पुलिस ने संजय को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर किसी भी बाप का कलेजा फट जाएगा। पुलिस ने संजय से कहा, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। 2 दिन बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंच जाएगी। मनीषा के गायब होने के 1 दिन बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2025 को मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। इधर मनीषा के गायब होने की खबर जब मनीषा के गांव वालों को पता चली, तो सभी लोग सड़क पर उतरकर मनीषा को ढूंढने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस अब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। 13 अगस्त 2025 की सुबह सुबह ढाणी लक्ष्मण गांव के एक किसान ने पुलिस को सूचना दी कि सिंघानी गांव के नहर के पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सिंघानी पुलिस वहां पहुंचकर डेड बॉडी का निरीक्षण शुरू करती है। तभी पुलिस को याद आया कि 1 दिन पहले ही 19 साल की मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसी समय वहां पर मनीषा के पिता संजय को वहां बुलाया गया। डेड बॉडी को देखते ही संजय की आंख भर आई और सीना छलनी छलनी हो गया, क्योंकि ये डेड बॉडी मनीषा की थी। मनीषा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सरकारी अस्पताल भेजा गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिसने पढ़ा या सुना, उनका रूह कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया गया, मनीषा की श्वास नली और भोजन नली के साथ मनीषा की दोनों किडनियां और बच्चेदानी गायब थीं और मनीषा के गले पर करीब 30 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव था। घाव देखकर ऐसा लग रहा था कि मनीषा के गले को काफी धारदार हथियार से काटा गया था। इतना ही नहीं, मनीषा की दोनों आंखों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और मनीषा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मनीषा के चेहरे पर एसिड डालकर जलाया गया था। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मनीषा के परिवार वालों के साथ हजारों लोग सिविल अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और मनीषा के शव लेने से इनकार किया। सभी लोगों का एक ही कहना था, जब तक मनीषा के गुनहगार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम मनीषा का डेड बॉडी नहीं लेंगे और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा के कई जगहों पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। धीरे धीरे ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। सभी का एक ही आरोप था, अगर लोहारू पुलिस शुरू से इस मामले को सीरियस लेती तो शायद मनीषा अभी जिंदा होती। जब ये मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचा, तब 15 अगस्त को भिवानी के एसपी मानवीर सिंह का ट्रांसफर करवाया गया और लोहारू थाना के एसएचओ के साथ 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और भिवानी के नए एसपी सुमित कुमार को बनाया गया। सुमित ने इस मामले की जांच शुरू से शुरू की। 16 अगस्त 2025 को भिवानी के नए एसपी सुमित ने मनीषा के बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई भेजा। 18 अगस्त 2025 को हरियाणा के आईजी मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान दिया जिससे केस का पूरा रुख ही बदल गया। घटना के 5 दिन बाद हरियाणा के आईजी बताते हैं, पुलिस को 13 अगस्त को मनीषा के डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन मनीषा के पिता का कहना है कि मनीषा इंग्लिश में नोट्स लिख ही नहीं सकती है। और जब मनीषा के पोस्टमार्टम की दूसरी बार रिपोर्ट सामने आई, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था, मनीषा के बॉडी में मोनोस्प्रे नाम का एक जहर का ट्रेसेस मिला है। ये जहर अमूमन कीटनाशक के रूप में यूज होता है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमें पता चला कि मनीषा खाद, बीज, कीटनाशक बेचने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर गई थी और उसने मोनोस्प्रे नाम का एक कीटनाशक 600 रुपये में खरीदा था और उसे खाकर मनीषा ने सुसाइड कर ली और मनीषा के बॉडी पार्ट्स को जानवर नूच कर खा गए। मनीषा के परिवार वालों और उसके समर्थकों का कहना है, पुलिस शायद किसी को बचाने के चक्कर में बार बार अपना बयान बदल रही है। पुलिस जानबूझकर इस मर्डर केस को सुसाइड केस में बदलना चाहती है। हरियाणा के भिवानी, चरखी, दादरी समेत हरियाणा के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जिस वजह से 21 अगस्त तक इन सभी जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मनीषा के परिवार वालों और समर्थकों का कुछ सवाल है जिसका जवाब पुलिस को निष्पक्ष होकर देना चाहिए। अगर मनीषा ने कीटनाशक पीकर सुसाइड की तो इसके बारे में पहले पोस्टमार्टम में क्यों पता नहीं चला? अगर पुलिस को 13 अगस्त को मनीषा के डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट मिला तो इसका खुलासा 5 दिन बाद 18 अगस्त को क्यों किया? पुलिस ने 13 अगस्त को ही इस नोट के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मनीषा अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकती है तो उसके डेड बॉडी के पास से सुसाइड नोट कैसे मिला? अगर मनीषा के बॉडी को जानवरों ने नोचा तो मनीषा के गर्दन पर धारदार हथियार का सुराग क्यों मिला? और पुलिस बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अब भी हजारों लोग पिछले 8-9 दिनों से धरने पर बैठे और अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मनीषा के पेरेंट्स का कहना है, मनीषा का केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और मनीषा के बॉडी का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में करवाया जाए। तभी सभी लोग धरने से उठेंगे और मनीषा का अंतिम संस्कार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्वीट कर जानकारी दिया कि मनीषा केस का तहकीकात अब सीबीआई निष्पक्ष रूप से करेगा। अब देखते हैं सीबीआई कितने दिनों में मनीषा के मौत के गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी मनीषा को इंसाफ दिलवाने में थोड़ा सहयोग कर सकें। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 8-9 दिनों से धरने पर बैठे हैं, और डिजिटल पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के रीवा की है। ये बात 2023 की है। 10 जून 2023 की सुबह रीवा जिले के अतरेला थाने में फोन आया कि जंगल में एक मानव कंकाल पड़ा है।
सूचना देने वाला देवघर गांव का एक चरवाहा था जो उस दिन भी अपने मवेशी चराने जंगल गया था। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में ले लिया। इसके बाद टीम शिनाख्त के लिए देवघर गांव पहुंची, जो जंगल से करीब 2 किलोमीटर दूर था। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि गोल्डी कोल नाम का एक युवक कई दिनों से लापता है। इतना सुनते ही पुलिस को शक हुआ कि शायद जंगल में मिला कंकाल उसी का हो सकता है। पुलिस जब शिनाख्त के लिए गोल्डी के पिता को लेकर मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। झाड़ियों के बीच पड़ा कंकाल, पास में फटे कपड़े और मिट्टी से सना हुआ जूता। इन्हें देखते ही गोल्डी के पिता जोर से रो पड़े। उन्होंने पहचान लिया कि ये कंकाल उनके बेटे का ही है। पिता ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन उस वक्त पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतरेला पुलिस ने जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई। थाना प्रभारी उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल के मुताबिक पुलिस को शव तक पहुंचने में 78 दिन लग गए थे, जबकि आरोपी तक पहुंचने में केवल 5 दिन। उन्होंने बताया कि चरवाहों से मिली सूचना के बाद टीम बौलिया घाट के जंगल में पहुंची थी। पैदल ही घने जंगल के अंदर जाकर जब बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां झाड़ियों के बीच एक मानव कंकाल मिला। आसपास कुछ फटे और सड़े हुए कपड़े बिखरे थे, साथ ही एक मिट्टी में सना हुआ जूता भी पड़ा था। शव की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो कई दिनों पुराना है। शरीर पूरी तरह गल चुका था या जानवरों ने उसे नोच डाला था। जिस जगह कंकाल मिला वो देवघर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। क्योंकि जंगल के सबसे करीब वही गांव था, इसलिए पुलिस ने जांच की शुरुआत वहीं से की। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि रामलखन कोल का 30 साल का बेटा गोल्डी कोल 30 मार्च से लापता है। यही जानकारी आगे चलकर इस पूरे केस की कड़ी बनी। पुलिस जब रामलखन कोल के घर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि जंगल में एक शव मिला है जिसकी पहचान करनी है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है वो उनके बेटे गोल्डी का हो। ये सुनते ही रामलखन का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब, मैंने तो थाने में अर्जी दी थी, उम्मीद थी कि आप मेरा बेटा ढूंढ लेंगे, पर आप तो उसकी मौत की खबर लेकर आए हैं। पुलिस ने उन्हें समझाया और अपने साथ जंगल ले गई। वहां पहुंचकर जब रामलखन ने कंकाल के पास पड़े फटे कपड़े और मिट्टी से सने जूते देखे तो वो टूट गया। उसने रोते हुए कहा कि ये उसी के बेटे गोल्डी के हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेजा और पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। आदेश मिलते ही सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आर.पी. शुक्ला और उनकी टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और हड्डियों को जब्त किया। फॉरेंसिक जांच में ये पुष्टि हुई कि कंकाल वास्तव में रामलखन कोल के बेटे गोल्डी कोल का ही था। रामलखन ने बताया कि उसका बेटा 30 मार्च की सुबह घर से निकला था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। रामलखन कोल ने पुलिस को बताया कि जब गोल्डी लापता हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया। आसपास के गांव में भी बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी। आखिर उन्होंने अपने बड़े बेटे इंद्रपाल से कहा कि पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। गोल्डी के लापता होने के 12 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 2023 को उसका बड़ा भाई इंद्रपाल कोल अतरेला थाने पहुंचा। उसने बताया कि उसका छोटा भाई गोल्डी कोल निवासी देवघर गांव 30 मार्च की सुबह घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। इंद्रपाल ने बताया कि गोल्डी की अभी शादी नहीं हुई थी। वो साल में 6 महीने कभी मुंबई तो कभी गुजरात जाकर काम करता था। कुछ पैसे बचाने के बाद वो गांव लौट आता था और पिता रामलखन के साथ रहता था। बुजुर्ग पिता के लिए वही खाना बनाता और घर के काम देखता था। जब एक हफ्ते तक कोई खबर नहीं मिली तो 7 अप्रैल को रामलखन ने ये बात अपने बड़े बेटे इंद्रपाल को बताई। उस समय इंद्रपाल महाराष्ट्र के जलगांव में काम कर रहा था। वो तुरंत 11 अप्रैल को गांव लौटा और अगले दिन यानी 12 अप्रैल को अतरेला थाने में जाकर गोल्डी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गुमशुदगी जल्द ही एक दर्दनाक हत्या के मामले में बदल जाएगी। शव की पहचान हो जाने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि गोल्डी की हत्या किसने की और क्यों की। मामला रहस्यमय था, इसलिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। थोड़े ही समय में खबर आई कि गांव में कुछ लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि गोल्डी की हत्या तो काफी पहले ही हो चुकी थी, अब तो बस उसका कंकाल मिला है। ये सूचना पुलिस के लिए अहम थी। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने मृतक के पिता रामलखन के संदेह के आधार पर गांव में पूछताछ शुरू की।
कई लोगों से बात की गई, पुराने झगड़े और रिश्तों की कड़ियां जोड़ी जाने लगीं। इसी दौरान 3 नाम सामने आए: मोतीलाल कोल, बुद्धसेन उर्फ छंगे कोल और लाला कोल उर्फ रमेश। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 30 मार्च की सुबह आखिरी बार गोल्डी इन्हीं तीनों के साथ देखा गया था। यहीं से पुलिस की जांच का रुख अब सीधा इन तीनों की तरफ मुड़ गया। गांव में फैली चर्चाओं और मिली जानकारियों से पुलिस की जांच अब तेज हो गई थी। पता चला कि जिस दिन गोल्डी को आखिरी बार मोतीलाल, बुद्धसेन और लाला के साथ देखा गया था, उसी दिन के बाद से वो लापता हो गया। जब पुलिस टीम दोबारा देवघर गांव पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने पहचान छिपाने की शर्त पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोल्डी की मौत की बात गांव के कुछ लोगों को पहले से मालूम थी, लेकिन उसके परिवार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। 70 साल के बुजुर्ग पिता राम लखन को अब भी लगता था कि उनका बेटा किसी दूसरे शहर काम पर गया है और बड़ा बेटा इंद्रपाल गांव में नहीं रहता था, इसलिए घरवालों को कोई खबर नहीं थी। वहीं जिन 3 लोगों मोतीलाल, बुद्धसेन और लाला के साथ गोल्डी को आखिरी बार देखा गया था, वही लोग गांव में ये बात फैला चुके थे कि गोल्डी अब जिंदा नहीं है। पिता के शक और ग्रामीणों के बयानों के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्धों को पकड़ने के लिए दबिश दी। उसी रात 10 जून की शाम को पुलिस ने मोतीलाल कोल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जब पुलिस ने गोल्डी के बारे में पूछा तो मोतीलाल ने पहले टालमटोल की। उसने कहा कि 30 मार्च की सुबह वे सब साथ थे, लेकिन बाद में गोल्डी कहीं चला गया, उसे नहीं पता कहाँ गया। लेकिन तभी पुलिस को मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि मोतीलाल गांव के कुछ लोगों से ये बात कह चुका था कि गोल्डी अब कभी वापस नहीं आएगा, उसकी मौत हो चुकी है। यही बयान अब इस केस की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। मोतीलाल से सख्ती से पूछताछ करने पर आखिर सच सामने आ ही गया। उसने कबूल किया कि गोल्डी की हत्या में उसके 2 और साथी बुद्धसेन उर्फ छंगे कोल और लाला कोल उर्फ रमेश भी शामिल थे। मोतीलाल के बयान के बाद जब पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों के घर दबिश दी तो पता चला कि वे फरार हो चुके हैं। परिवार वालों ने बताया कि दोनों अहमदाबाद में नौकरी करने गए हैं। इसके बाद अतरेला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल की अगुवाई में पुलिस टीम अहमदाबाद पहुंची। वहां जांच में पुष्टि हुई कि तीनों आरोपी एक ही कंपनी में काम करते हैं। पुलिस ने कंपनी का उपस्थिति रजिस्टर देखा और सबूत के तौर पर उसे जब्त कर लिया। अहमदाबाद में ही ये भी सामने आया कि तीनों आरोपी कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आए थे। उसी दौरान उन्होंने गोल्डी की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। मोतीलाल ने बताया कि 30 मार्च की देर शाम तीनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। नशे की हालत में जब वे गांव लौट रहे थे तभी रात करीब 11 बजे रास्ते में उन्हें गोल्डी कोल दिख गया और वहीं से शुरू हुआ वो झगड़ा जो आखिर में हत्या में बदल गया। मोतीलाल ने पुलिस को बताया कि उस रात वे तीनों रोज की तरह करीब 11 बजे बोलिया घाट पहुंचे थे। वहां बैठकर उन्होंने लूट की योजना बनाई। उसी दौरान उन्होंने गोल्डी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। तीनों ने उसे समझाया कि पहले लूट करेंगे, फिर मिलने वाले पैसों से उसे शराब पिलाएंगे और जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपस में बांट लेंगे। गोल्डी ने हामी भर दी। इसके बाद चारों गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर देवघर और कूनी गला गांव के बीच बोलिया घाट की ओर निकल पड़े। रात का सन्नाटा था। सब नदी के नए पुल पर खड़े होकर किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक 4 पहिया वाहन आता दिखा। लूट की कोशिश में उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी निकालने की कोशिश की और टक्कर गोल्डी को लग गई। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोल्डी दर्द से कराहते हुए तीनों को धमकाने लगा कि वो घर जाकर सब बता देगा कि वे लूट की योजना बना रहे थे। ये सुनकर नशे में धुत तीनों बौखला गए और उन्हें लाठी, डंडे और चाकू से गोल्डी पर बेरहमी से हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। मोतीलाल ने यह भी कबूल किया कि उसकी गोल्डी से 2 साल पुरानी रंजिश थी और उसी पुरानी दुश्मनी के कारण उसने बदले की नीयत से उसे नहीं बख्शा। मोतीलाल ने पुलिस को आगे बताया कि गोल्डी से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। करीब 2 साल पहले किसी बात पर गोल्डी ने उसके पिता सुखलाल कोल की पिटाई कर दी थी। उसी घटना का बदला मोतीलाल अब तक अपने मन में दबाए बैठा था। जब उस रात गोल्डी घायल होकर धमकाने लगा कि वो घर जाकर सब बता देगा, तो मोतीलाल को लगा कि यही मौका है पुराने हिसाब बराबर करने का। उसने अपने दोनों साथियों बुद्धसेन और लाला के साथ मिलकर गोल्डी को घने जंगल के अंदर ले गया। वहां तीनों ने मिलकर उसे तब तक पीटा
जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। गोल्डी की मौत हो जाने के बाद तीनों ने शव को उठाकर मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर अंदर 50 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद वे तीनों बिना किसी डर या पछतावे के अपने अपने घर लौटे और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोल्डी की मौत के पूरे 78 दिन बाद पुलिस ने इस दर्दनाक हत्या का पर्दाफाश किया और वो कहानी सामने आई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। इस मामले से साफ संदेश मिलता है कि गुस्सा, बदला और नशे की आदत किस तरह आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। छोटी सी रंजिश या झगड़े को टालने और बातचीत से हल करने की बजाय हिंसा अपनाना जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि परिवार और समाज की आंखें बंद रखने या सच को दबाने की कोशिश अक्सर न्याय पाने में बाधा बनती हैं। सच सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन अंततः सच्चाई का रास्ता खुलता ही है। गुस्से और बदले की भावना को कभी अपने निर्णय का हिस्सा न बनने दें। किसी भी समस्या को बातचीत और समझदारी से सुलझाएं और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना ज़रूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।